बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक मरतबा फिर गुज़िश्ता रोज़ हमें दिखाई दिए और इस मरतबा फिर उन्होंने हिंदुस्तान के उस मौक़िफ़ की तरदीद की जिसमें हिंदुस्तान कहता है कि अमेरिका ने सालिसी के लिए कोई किरदार अदा नहीं किया, बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो सीज़ फायर हुआ वो हिंदुस्तान की कोशिशों से हुआ और पाकिस्तान की दरख्वास्त पर हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या एग्जैक्टली, ज़रा सुनते हैं। हिंदुस्तान को चाहिए कि अब जाकर डोनाल्ड ट्रंप को पकड़े कि वो बार बार ये क्यों कह रहे हैं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ तक कहा कि मुझे इसका क्रेडिट नहीं दिया जा रहा था कि मैंने बहुत बड़ा काम किया। और पाकिस्तान भी इस बात का इजहार कर चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों से हिंदुस्तान की दरख्वास्त पर यह सीज़ फायर हुआ था। प्रोग्राम में बात करेंगे, एजाज चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। ये सब कोलंबिया पहुंचे शशि थरूर साहब, और वहाँ पर उन्होंने कोलंबिया के ही हुकूमत को, रियासत को जो है वो मतून ठहराना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जी आपने पाकिस्तान में मरने वाले जो मजलूम थे, जिनके ऊपर हिंदुस्तान के अटैक के नतीजे में जो है वो एक क़यामत टूट पड़ी और वो अपनी जान से गए, आपने उनकी शहादत के ऊपर इज़हार अफसोस क्यों किया? ये बैठ के वो वहीं पर कह रहे थे। तो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में सर अगर इसको हम ट्रांसलेट करें तो कहना क्या चाह रहे थे थरूर साहब? इतने बेचैन क्यों थे? मामला इतना ख़राब क्यों है हिंदुस्तान के लिए सर? एक न्यूज आउटलेट है इंडिया में, दी वायर, जी सर, उसने 5 सवाल दिए थे कि ये 5 सवाल इंडिया का वफद जहां जहां भी जाएगा उनको इनके जवाब देने पड़ेंगे। उसमें वही बातें थी कि जी आपके पास क्या सबूत है, आपने क्यों इतना बड़ा अटैक कर दिया और इस किस्म के, और आप घर के अंदर तो अभी सेटिस्फेक्शन नहीं है, बाहर चल निकले, इस किस्म के सवाल थे। अब वो कोलंबिया में जो हुआ बिल्कुल वही हुआ कि जब वो लोग पूछते हैं आपसे सवाल तो फिर आप परेशान होते हैं और आप फ्रस्ट्रेशन में आप इस किस्म के जवाब देते हैं कि जी हमें तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट। भाई आपने रात के अंधेरे में 7 मई को इतना बड़े मिसाइल फेंक कर कोई 31 जाने ले ली, और आप क्या तवक्को करते हैं दुनिया से कि वो पाकिस्तान के साथ कमिसरेट ना करें? तो मैं समझता हूँ कि शशि थरूर जैसे साहब तो बड़े पढ़े लिखे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में अंडर सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, वो जोश खिताबत में ये भूल गए कि इस दफा इंडिया का जो एजेंडा है, जो उनका नैरेटिव है, बहुत ही कमजोर है। जब आप किसी दूसरे मुल्क पर हमला करते हैं तो आपके पास बहुत बड़ा जवाब होना चाहिए। ये नहीं कि जी आपके एक टेररिस्ट इंसिडेंट हुआ जो जिसको यकीनन जहां पे भी आम इंसानी जाने जाएं तो उसमें दुख होता है सबको, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप विद इन मिनट्स ये कंक्लूड कर लें कि पाकिस्तान ने किया और चढ़ दौड़े उसके ऊपर। इसलिए उनके साथ ये इस किस्म के वाकयात पेश आ रहे हैं जो कोलंबिया में हुए। अच्छा सर, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमने देखा, एक क्लिप भी हमारे सामने आया कि उन्होंने फिर एक मरतबा कहा कि मुझे क्रेडिट नहीं दिया जा रहा, मैं बड़ा अच्छे तरीके से मैंने पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान सालिसी कराई। यहाँ तक कि कोर्ट के अंदर भी उन्होंने इस बात को कोर्ट किया जब टैरिफ के हवाले से जो वो प्रोसीडिंग हो रही थी। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं कि जो खुलकर बार बार कह रहे हैं और पाकिस्तान भी उनका शुक्रिया अदा कर रहा है, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान एग्रेसर नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान जो है वो अनकम्फर्टेबल है, वो मुख्तलिफ मौक़ों पर उसकी कभी तरदीद करता है, कभी खामोश रहता है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप का गुज़िश्ता रात का ये स्टेटमेंट था, इसको कैसे आप सर समझते हैं डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर कि उन्होंने कहा कि अगर जंग लड़ोगे तो फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो क्या इंडिया को एक तरह का ये थ्रेट था सर? देखिए, इसका जरा बैकग्राउंड देखना ज्यादा अहम होगा कि हिंदुस्तान का ये ख्याल था कि अब अमेरिका उनका मुकम्मल तौर पर दोस्त और साथी है, और पाकिस्तान के साथ चीन की भी थोड़ी खटपट हो रही है कि भाई वहां सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, इस किस्म की उन्होंने रीडिंग्स की। तो जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर, न्यूट्रल वेन्यू पे टॉक्स और कश्मीर की बात हुई तो ये परेशान हो गए। इनको ये ख्याल आया कि हमारी तो ये रेड लाइन थी कि थर्ड पार्टी मीडिएशन कश्मीर पे नहीं होगी, हमारी ये रेड लाइन थी कि पाकिस्तान के साथ हम बिल्कुल कोई राब्ता नहीं रखेंगे। तो ये कैसे हो गया कि हमारा ही वो साथी जिसके साथ पिछले 2 दहाइयों से हम इतना करीब थे, उन्होंने क्यों? असल में हुआ ये है कि अमेरिका की भी अपनी कुछ इंटेलिजेंस है, उनके सैटेलाइट कम्युनिकेशंस हैं, सबने अंदाजा लगा लिया कि ये पहलगाम के साथ पाकिस्तान का कोई लेना देना। तो हिंदुस्तान को ये रियलिटी चेक उस वक्त मिला जब अमेरिका ने कहा कि भाई हम तो ये आपके साथ करना चाहते हैं। और दूसरा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, आपको याद रखें कि उन पे तजारत के हवाले से थोड़ा दबाव भी है। दबाव इस तरीके से कि चीन के ऊपर लगाया उन्होंने, फिर उनको थोड़ा सा पीछे करना पड़ा। अब वो ये बताना चाह रहे हैं, जिस तरह कोर्ट में भी उन्होंने बताया, उनके सेक्रेटरी कॉमर्स ने बताया कि जनाब ये असल में इसका फायदा है हमें, और ये फायदा ये हो रहा है कि देखे तजारत की जब हमने धमकी लगाई
तो एक बहुत बड़ी जंग जो है वो टल गई। ये उनका आर्गुमेंट है। बट मैं ये समझता हूँ कि जंग रुकवाने में बहरहाल उनका काम हाथ था, क्योंकि इंडिया ने उनको रिक्वेस्ट की थी। अब इंडिया बाद में जितना मर्जी क्या है कि जी बायलैटरल, भाई बायलैटरल तो आपने रखा ही क्या है, डीजीएमओ से रूटीन मैटर्स पे बात करते हैं, आपने बायलैटरली कौन सी आप करते हैं दुनिया को जब ये कहते हैं, तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी तो आएगी। और अमेरिका से बढ़कर क्या होगी, जो आप ही का दोस्त था। तो पाकिस्तान ने तो वेलकम किया कि ठीक है जी आइए मसले को हल कीजिए, लेकिन ये हिंदुस्तान ये जो नहीं कर पा रहा। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने अपनी इस पॉलिसी, गलत पॉलिसी की वजह से अपना जो बहुत साथी था पिछले 2 दहाइयों से, उसको भी एक किस्म का थोड़ा थोड़ा खफा कर लिया है। अच्छा सर, साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब का, जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो हमारे चीफ ऑफ जॉइंट कमेटी हैं, उनका एक इंटरव्यू था रॉयटर्स के साथ, गुज़िश्ता रोज़ नशर हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान ने एक दूसरे की सरहद अबूर करके एक नया ट्रेंड डाल दिया है जो खित्ते के लिए फ्यूचर में नुकसानदेह होगा। और उन्होंने मुतालबा किया या अपील की आलमी बरादरी से कि आप इसके ऊपर आएँ, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर ममालिक हैं। और ये बात सब समझ रहे हैं, इसको बहुत आसानी के साथ समझा जा रहा है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में कि जहाँ उस तरह की वॉइसेस नहीं है कि जो जंग चाहती हों या जंग के लिए बढ़ कर आगे तमन्ना करें। हिंदुस्तान में ज़ाहिर है कि मीडिया का एक किरदार है, लेकिन सर ये जो ट्रेंड एक कायम हो गया, या एक आप समझ लें कि एक लिमिट आप लोगों ने क्रॉस कर ली दोनों ममालिक ने, इसके बाद अब दुनिया किस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकती है, किन ममालिक का किरदार हो सकता है, क्या इसके अंदर चीज़ें तय हो सकती हैं? क्योंकि अगर इस तरीके से क्रॉस करते रहे तो फिर अल-फतह चला था, फिर शाहीन चलेगा, फिर गौरी चलेगा, फिर एटम बम चलेगा, तो ये तो फिर एस्केलेशन बढ़ते चले जाएगी ना सर। ये कई हवालों से मई के का जो हुआ है दोनों मुल्कों के दरमियान कन्फ्रंटेशन, इसका एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड बन गया है। जिस तरह इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके इतनी दूर दूर तक के टारगेट्स के ऊपर मिसाइल चलाए गए, वो एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। इसका मतलब ये हुआ कि कल को इकोनॉमिक टारगेट्स पे भी जाएंगे, कल को दोबारा ऐसा वाकया होता है तो फिर तो यकीनन आप न्यूक्लियर जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही डेंजरस किस्म का ट्रेंड जो है ना इंडिया ने सेट किया। फिर आप ये देखें कि इस दफा साइबर डोमेन्स वगैरह यानी नॉन काइनेटिक मीन्स भी बीच में हरकत में आ गए। तीसरा ये है कि इसमें पूरी की पूरी कौम इन्वॉल्व हो गई दोनों तरफ, क्योंकि आजकल हर एक के पास इंफॉर्मेशन है। चौथी ये है कि मीडिया का बड़ा किरदार रहा इसमें, क्योंकि वो पल पल की खबरें जो है ना जारी कर रहा था। तो ये इस वजह से ये इस दफा एक बहुत ही डेंजरस किस्म का प्रेसिडेंट इंडिया ने सेट किया है। अब दुनिया का क्या है, आप पूछ रहे हैं कि दुनिया क्या सोचेगी। दुनिया यही सोचती है कि ये किस किस्म के हमसाये मुल्क हैं जो अपने मामलात को, ठीक है मसले मसाइल हमसायों में होते हैं, लेकिन ये बैठ ही नहीं सकते उसके ऊपर बातचीत करने के लिए। और अगर कोई और बिठाना चाहे तो हिंदुस्तान कहता है कि जी दूसरा भी नहीं, कोई और फरीक भी बीच में ना आए। और साथ ही साथ ये आप ऐसी हरकत कर रहे हैं कि ये कल को पूरी दुनिया को एक न्यूक्लियर वॉर में झोंक देंगे। तो ये सारी बातें इस वक्त सब मुल्कों के ज़हनों पर हैं। इसी वजह से आपने देखा कि दुनिया के किसी मुल्क ने हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया, किसी मुल्क ने। और जबकि पाकिस्तान के लिए तो खड़े हुए कम से कम 3 मुल्क तो सॉलिडली खड़े हुए, बाकी जो है ना वो बीच बचाव कराने के लिए बीच में आए, अमेरिका समेत, सऊदी अरब समेत। तो इससे साफ नजर आ रहा है कि इस दफा हिंदुस्तान ने जो गलती की है वो बड़ी भयानक गलती थी। इस किस्म के काम नहीं किए जाते हैं हमसायों में। और अगर आप कर सकते हैं, पता नहीं आप किस गलत फहमी में थे, आपने अपनी पूरी कौम को किस बुखार में मुब्तला कर दिया कि हम पाकिस्तान पे जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान कुछ भी नहीं करेगा या कर नहीं सकता। तो अब जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो अब इनको समझ आई है, लेकिन उस सियानी बिल्ली जो है वो खंबा नोच रही है। अब मोदी साहब अपनी खिफत मिटाने के लिए, क्योंकि दाखिली तौर पर बड़ी तनकीद हो रही है उनपे, अब वो बार बार जो है और भी ज्यादा भड़का रहे हैं मामलात को, रोज नित नए कोई बयानात देते हैं। इससे दुनिया में हिंदुस्तान का इमेज और भी कम होता जा रहा है। वो समझते हैं कि यार ये तो गैर जिम्मेदार रियासत बन गई है कि इस किस्म की बातें कर रहे हैं अपने हमसाये के बारे में। तो ये कल को अपने आप को भी नुकसान पहुंचाएंगे और खित्ते को और दुनिया को भी नुकसान पहुंचाएंगे। जी सर, इसमें फ्यूचर क्या होगा सर? दुनिया बीच में कोई आएगी, आती दिखाई दे रही है, डोनाल्ड ट्रंप भी आके बैठेंगे, कोई TORs तय होंगे सारे मामले के, या ये इसी तरीके से जो है वो मिसाइल एक दूसरे पे बरसाने का सिलसिला फ्यूचर में भी हो सकता है? देखिए, मोदी साहब ने तो ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, पॉज हुआ है, ताकि वो टाइम गेन कर रहे हैं कि उनकी एयरफोर्स के जो मसाइल थे वो हल कर लें या दूसरे तीसरे। तो इसलिए आपको
तैयार तो रहना होगा, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ तहकीक वाले लोग कह रहे हैं कि 6 से 8 महीने बाद ये कोई अटैक कर सकते हैं दोबारा। स्पेशली बिहार के जब इलेक्शंस आएंगे, इनके बहुत बड़े सियासतदान ने कहा कि जी ये सारा सिलसिला इलेक्शंस जीतने के लिए होता है, तो कुछ न कुछ तो कर सकते हैं। लेकिन जब से पाकिस्तान ने जवाब दिया है, कोई इतना आसान रहा नहीं इनके लिए, तो इनको कोई ना कोई वाकया क्रिएट करेंगे, इसी तरह का फॉल्स फ्लैग, झूठा वाकया क्रिएट करके ये फिर एकदम से पाकिस्तान के ऊपर कोई चढ़ाई के लिए काम करेंगे। लेकिन इस दफा इतना आसान अब रहा नहीं, और दुनिया भी अब वॉच कर रही है ना। तो मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह टेंशन वाला सिलसिला चलता रहेगा, और ता वक्त है कि अगर बिहार के इलेक्शन मोदी साहब हार गए और कल अगले साल में बंगाल के और दूसरे तीसरे, तो फिर इनको समझ आएगी कि ये बिल्कुल गलत रास्ते पे थे। अभी भी कांग्रेस के कुछ लोग इनको कह रहे हैं कि देखें, वो जो कांग्रेस ने पीस प्रोसेस पाकिस्तान के साथ किया था, उसका ज्यादा हमें फायदा था। आपकी इस किस्म की हरकत की वजह से तो यहाँ इन्वेस्टमेंट्स ही खत्म हो जाएंगी सारी की सारी। देखिए, ये नहीं हो सकता कि आप हालत जंग में रहें और आप कहें कि दुनिया की जो कंपनियां वो आके अपने यहाँ इन्वेस्ट करते रहेंगी। ऐसा नहीं होगा। इसलिए हिंदुस्तान को भी उतना ही नुकसान है जितना कि पाकिस्तान को है। ठीक हो गया। अच्छा सर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक सफारती मुहिम कंप्लीट करके पहुंचे हैं, कोयटा में आज मौजूद थे। फिर बिलावल भुट्टो साहब अमेरिका पहुंच चुके हैं, वहाँ से वो अपने जो है वो दौरे का आगाज़ करेंगे। एक पाकिस्तान भी सफारती माज पर जो है वो हम देख लें कि अपने पत्ते शो कर रहा है, पत्ते फेंक रहा है। तो इसका क्या आप इम्पैक्ट समझते हैं आने वाले दिनों के अंदर आ सकता है? कितनी पजीराई पाकिस्तान को होगी? पाकिस्तान क्या दुरुस्त तरीके से अपने तमाम मोहरों को हिला रहा है, क्या कर रहे हैं? और जिन ममालिक का इंतखाब वज़ीर पाकिस्तान ने किया, टर्की गए, अज़रबैजान गए और बाकी दोस्त ममालिक में गए, क्या ये बिल्कुल सही स्ट्रेटजी थी? इसी तरीके से चलना चाहिए था? इससे पहले वज़ीर ख़ारजा हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं वो चाइना भी गए थे। जी, मेरे ख्याल में तो सही स्ट्रेटजी है। पहले क़यादत की सतह पर और उसके बाद हमारे जो डेलीगेट्स गए हुए हैं। वैसे तो मैं समझता था कि डेलीगेट्स और भी जल्दी चले जाते, लेकिन चलें कोई नहीं, गवर्नमेंट की अपनी कोई स्ट्रेटजी होगी। लेकिन ये अच्छा किया वज़ीर आज़म ने, क्योंकि इन मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात सही होने चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान पिछले 9 साल से क्या कोशिश कर रहा था? यही कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान को आइसोलेट करे, और ये कह के कि पाकिस्तान एपिसेंटर है टेररिज्म का, ये कर रहा था ना जी। तो अब उन्होंने देख लिया कि ऐसा तो नहीं हुआ कि ये आइसोलेट हुआ है, तो ऐसे में बहुत जरूरी था कि पाकिस्तान उन मुल्कों के दौरे पर जाके उनका शुक्रिया अदा करता और उनके साथ अपने जो बंधन है उनको और ज्यादा मजबूत करा। अब जो हमारे जो वफूद गए हैं उनके लिए भी बहुत ही अहम उनका काम है। 4 मुद्दों पे उनको बड़ा जरूरी बात करनी है। पहला तो उनको ये बताना है कि जी हमारा पहलगाम के साथ कोई लेना देना नहीं, आप जाके देख लीजिए, पाकिस्तान में कोई टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इन्होंने नाहक मासूम जाने ली हैं। दूसरा, हमें ये बताना होगा कि हिंदुस्तान का पाकिस्तान के अंदर किस कदर टेररिज्म में उनका हाथ है, और वो जाफर एक्सप्रेस से लेकर पीछे कुलभूषण जाधव तक ये सारे वाकयात जो हैं आपको बताने होंगे। तीसरा, आपको पानी के मुतालिक कहना होगा कि 240 मिलियन लोगों की जिंदगी को खतरे में डालना ये रियासती दहशतगर्दी है, और पाकिस्तान ने इसीलिए कहा है कि ये एक्ट ऑफ वॉर होगा अगर हमारा पानी रोका गया, तो ये दुनिया इसके लिए तैयार रहे। और चौथी बात यह है कि कश्मीर का मसला जो है वो जब तक हल नहीं होगा, इस किस्म के कोई ना कोई होते रहेंगे सिलसिले। अब मोदी साहब ने कहा है कि जी एक नया हमारा डॉक्ट्रिन है कि हम खुद फैसला करेंगे कि जब टेररिज्म होगा तो हम किस तरह हमला करेंगे। भाई, अगर कल को मकबूजा कश्मीर में जहाँ पे पहले ही बड़ी सख्त बेचैनी है कि आपने उनकी रियासत खत्म कर दी है, उनकी स्टेटहुड खत्म कर दी है, उनके ऊपर आपने 7 लाख फौज मुसल्लत की, कल को कोई और वाकया हो जाता है किसी किस्म का, तो आप फिर क्या चढ़ दौड़ेंगे? तो ये भी बताना होगा दुनिया को कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐसे ही नहीं इसका जिक्र किया कश्मीर का। आफ्टर ऑल उनके एडवाइजर्स ने उनको बताया होगा कि ये असली मसले की जड़ ये है, इसको हल कर लें तो बहुत मामला बेहतर हो जाएंगे। तो ये चारों आइटम जो मैंने अभी जिक्र किया, ये सारे हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से दुनिया को पहुंचने चाहिए, और जल्दी पहुंचने चाहिए, ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा, साबिक सफीर मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान कहते हैं कि पाकिस्तान ने उनका तैयारा गिराया और उन्हें गलतियों से सीखा है।
गलतियों से सीखने का तस्करा तो उन्होंने किया, लेकिन पहली मर्तबा किसी ने खुलकर ये बात कही कि पाकिस्तान ने तैयारा गिराया है। और इससे पहले हमने देखा कि एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जब सवाल पूछा गया हिंदुस्तान के एहलकारों से, अस्करी एहलकारों से, तो उन्होंने भी किसी तरह का गोलमोल का जवाब दिया कि जंग के दरमियान इस तरह के नुकसानात हो जाते हैं। मेरे साथ मौजूद है एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अख्तर साहब। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, अब जिस तरीके से हिंदुस्तान एक एक करके हम ये देख रहे हैं कि कल गुज़िश्ता रोज़ जो है वो बीजेपी के एक रहनुमा ने भी कहा कि हिंदुस्तान के तैयारे गिने, आज जो है वो जनरल अनिल चौहान का ये बयान आया, तो आपने भी यकीनन बयान देखा होगा। आप किस कॉन्टेक्स्ट में उस बयान को लेते हैं, क्या इंटरप्रिटेशन समझते हैं? क्योंकि एक फोर्सेस से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी ही दूसरे जो है वो किसी सिपाही की या किसी अफसर की ज़बान को बआसानी समझ सकता है। हमने तो ये समझा कि उन्होंने एतराफ़ किया, आपने क्या समझा सर? देखिए, मेरे ख्याल में तो हमें अब पाकिस्तान में इस बहस से निकल जाना चाहिए कि क्या तैयारे गिरे थे या नहीं गिरे थे, इसलिए कि इट्स एन एस्टेब्लिश फैक्ट। ये क्यों एस्टेब्लिश फैक्ट है? इसलिए कि आप लोग तो मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं कि अब बहुत सारे रिलायबल वेस्टर्न जो एनालिस्ट हैं या जो इन चीज़ों पे गहरी नज़र रखते हैं, उनके कई आर्टिकल्स आ चुके हुए हैं जिन्होंने प्रूफ के साथ ये साबित किया है कि ये वाकई तैयारे गिरे थे। आप राफेल कंपनी को देख लीजिए कि उनका इंडिया के साथ जो स्पैट चल रहा है, सो ये तो अब बहस ही खत्म है कि ये गिरे या नहीं गिरे हैं, और वन बाय वन इंडिया आहिस्ते आहिस्ते इसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है। मतलब आप उनके शूज में जाके देखें तो उनके लिए बर्मला इसका इजहार करना कि जी हमारे 6 जहाज और 7वां वो हेरन ड्रोन वो गिर गए, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चूंकि फैक्ट सामने आ जाते हैं तो वो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वाज़े हो जाएंगी। लेकिन देखें, मैं गुफ्तगू के आगाज़ में एक आपसे ज़रूर गुजारिश करूँगा कि हमें ये अभी एस्टेब्लिश करना है, बल्कि ये एक एस्टेब्लिश फैक्ट है कि इंडिया और पाकिस्तान 2 बहुत बड़ी दफाई क़ुव्वत हैं, बहुत बड़ी, और उसके अलावा ये न्यूक्लियर पावर भी हैं। सो इससे एक चीज़ एस्टेब्लिश होती है कि ये मुहाजराई से किसी भी सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते। कमोबेश यही सूरत हाल चाइना और अमेरिका के दरमियान एग्जिस्ट कर रही है। मिडल ईस्ट में मुख्तलिफ है, क्योंकि एक फरीक बहुत पावरफुल है एक्सेप्ट ईरान, इसीलिए वो ईरान पे अटैक नहीं करता। तो अगर ये एस्टेब्लिश फैक्ट है कि हम जंग करके कोई भी मुल्क के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि दूसरे को वन साइडेड नुकसान पहुंचा दे, तो फिर व्हाट इज द सोल्यूशन? सो अब हमें इसकी तरफ आना चाहिए कि इंडिया की फ्यूचर अप्रोच टुवर्ड्स पाकिस्तान क्या होनी चाहिए। अच्छा सर, इंडिया की फ्यूचर अप्रोच पे मैं कहूँगा कि हम कंक्लूड उसी पे करते हैं, क्योंकि खित्ते के अंदर ज़ाहिर है कि जनरल शमशाद मिर्ज़ा साहब का गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू था, उसका मैं रेफरेंस आपको दूंगा। लेकिन सर थोड़ा सा इस्टेब्लिश हम कर लें गुफ्तगू को, तो उसमें अब हिंदुस्तान का ये तस्लीम करना कि हमारे तैयारे गिरे, ठीक है कि हम अपने एंड से तो इस बात को हमेशा से समझते थे, हमारे पास सबूत मौजूद थे, हम उन सबूत को वक्तन फ़वक्तन जो है वो जहाँ बेहतर समझा दुनिया के सामने लाते रहे कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के तैयारे गिरा चुका है, और उसकी क्वांटिटी भी बार बार आती रही। हमने जहाँ पर तस्दीक हुई वहाँ पर एक तैयारे का और इजाफा भी किया कि जिसकी तस्दीक हो गई, हमने उस वक्त तक बात नहीं की जब तक तस्दीक नहीं हुई थी। ये सारे एस्टेब्लिश फैक्ट हैं, दुनिया भी ज़ाहिर इसके ऊपर काम कर रही है, फ्रांस भी इसके ऊपर जो है वो नाराज़गी का एक इजहार कर रहा है। लेकिन जदीद दुनिया में सर क्या ये पॉसिबल था? मुझे एक सवाल बार बार ज़हन में आ रहा है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान इसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करता रहा, अब सुना है कि वो फ्रांस को भी कहता है कि जी आप भी कोई विजिट नहीं कर सकते, आप भी आके कोई ऑडिट नहीं कर सकते तैयारों का। तो जदीद जो निज़ाम है इसमें क्या ये पॉसिबल है? थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा कि कैसे मुमकिन हुआ कि पाकिस्तान को ये पता लग गया 300 साढ़े 300 किलोमीटर या 200 किलोमीटर दूर से कि हमने हिंदुस्तान के तैयारे गिरा दिए, और पाकिस्तान ने जो दावा किया तमाम सबूतों का भी पाकिस्तान ने तस्करा किया, दिखाते भी रहे हम। तो हिंदुस्तान सर इससे मुकर कैसे सकता है? क्या सोच उनके पीछे हो सकती है इस बात से मुकरने की? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि एक बीजेपी के लिए जिसका हमेशा एक इलेक्शन बयानिया पाकिस्तान दुश्मनी होता था, उसके लिए स्ट्रेट अवे अगर वो ये एक्सेप्ट कर लेंगे फैक्ट, तो उनके लिए फिर एक जवाबी कार्रवाई बहुत जरूरी हो जाएगी। इस पे भी मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले आपने पूछा कि आजकल कैसे ये वेरीफाई होता है। देखिए, इस वेरीफाई होने की बहुत सॉलिड टेक्निकल तरीके हैं। मैं बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में तो नहीं जाऊंगा। जैसे ही आप किसी जहाज को शूट करते हैं
तो आप अपनी रडार स्क्रीन पे, ना सिर्फ अपनी स्क्रीन पे, अपने वैक्स की और दूसरे उस पे देख लेते हैं कि वो जहाज जो है वो अब फिजा से गायब हो गया और स्टैटिक हो गया और उस जगह गिर गया। फिर आप फौरन सैटेलाइट से उस जगह के इमेजेस ले लेते हैं तो आपको वो गिरा हुआ जहाज भी नजर आ जाता है। फिर आप ग्राउंड वेरिफिकेशन उसकी हो जाती है। तो टेक्निकल तरीके भी हैं जिसको अनडिनाइबल हैं, और जो ग्राउंड वेरिफिकेशन और सैटेलाइट इमेजेस हैं वो तरीके भी हैं। सो ये सब कुछ हो चुका हुआ है और ये एस्टेब्लिश हो चुका हुआ है। अब द प्रॉब्लम है कि अगर बीजेपी इसको, जो हम सबकी ख्वाहिश है कि वो फौरन एक्सेप्ट कर लें, अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो उनके लिए फिर जवाबी कार्रवाई जरूरी हो जाएगी, क्योंकि ये भी बड़ा सवाल पाकिस्तान में बार बार उठ रहा है कि क्या इंडिया अब कुछ करेगा या नहीं करेगा। सो पॉलिटिकली जाहिर है बीजेपी पे और प्राइम मिनिस्टर मोदी पे बहुत प्रेशर है कि वो कुछ करें, क्योंकि उनका मीडिया और उनकी अपोजिशन, जो उनकी आर्म्ड फोर्सेस की क्रेडिबिलिटी है पोस्ट कन्फ्लिक्ट, उस पर बहुत बड़े बड़े सवाल उठा रहे हैं। लेकिन उनकी जो आर्म फोर्सेस हैं वो बहुत इस मामले में मोहतात हैं, क्योंकि उनको अब ये खदशा है कि कहीं दोबारा किसी मिलिट्री एक्शन की वजह से इससे बड़ी एम्बैरेसमेंट ना उठानी पड़ जाए। सो गोया अब उनके पास, प्लस इंडिया ये नहीं चाहेगा कि ग्लोबल और रीजनल लेवल पे उसको एक इररिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी के तौर पे देखा जाए। और चौथी चीज, जैसे बहुत सारे इंडियन थिंक टैंक, मिस्टर अजय सानी उनमें शामिल है, वो कह रहे हैं कि इंडिया से अब कैपिटल का फ्लाइट स्टार्ट हो गया है, इन्वेस्टर्स जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि वो एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को देख रहे हैं जो बार बार जंग की बात कर रहा है। सो इसका मतलब है कि अगर इंडिया के पास ये किनेटिक ऑप्शंस, जैसे हमने देखा, उसका एनालिसिस किया कि नहीं है, तो मेरी अपनी जाती राय में अब वो ग्रे जोन ऑपरेशन करेगा। अब ग्रे जोन ऑपरेशंस क्या होते हैं? इसमें साइबर अटैक्स होते हैं, इसमें ड्रोन वॉरफेयर हो जाती है लिमिटेड, और तीसरा इसके अंदर प्रॉक्सीज वॉर हो जाती हैं, क्योंकि ये आप पॉलिटिकली डिनाई कर लेते हैं इन चीजों को और इंटरनेशनल बैकलैश भी नहीं होता है इन चीजों पे। सो इंडिया जो है वो अब इस ऑप्शन पे जाएगा। सो बॉटम लाइन इज कि इंडिया की तरफ से जवाबी अटैक इज टू रिस्की एंड टू एक्सपोज्ड। तो अब हमें पाकिस्तान को बहरहाल इस मौके पे इंडिया को एक मैसेज दे देना चाहिए कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन वकार के साथ अमन चाहते हैं। और अगर आपने दोबारा हम पे अटैक करने की जसारत की, तो अब हमारा जो आपके ऊपर अटैक होगा वो दिफाई हमला या जवाबी हमला नहीं होगा, बल्कि वो सबक सिखाने के लिए होगा। तो अब इंडिया को ये डिसाइड करना है कि वो तारीख में अपना नाम किस तरह लिखवाना चाहता है। ठीक हो गया। अच्छा सर, एक भारतीय एयर चीफ का आपने गुज़िश्ता रोज बयान देखा होगा, वो ये कहते हैं कि मुआहदे हो जाते हैं, हथियार नहीं आते, उल्टी सीधी डेडलाइंस हमें दे दी जाती हैं। वो इससे पहले भी इस तरह की बात कर चुके हैं। फिर वो उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोकलाइजेशन की बात हिंदुस्तान करता है, ये प्रोजेक्ट होते तो हैं लेकिन ये मुकम्मल नहीं होते। तो आप एक तरह से ये कहें कि वो अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर भी सवाल उठा रहे थे दौरान जंग। अभी हम ये नहीं कह सकते कि ख़तरा निमट गया है, क्योंकि सीज़ फायर है, सब कुछ है अपनी जगह, लेकिन हिंदुस्तान ही कह रहा है ना कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तो इसका मतलब उनकी तरफ से जंग जारी रखने का भी ऐलान है। उसमें आर्जी सीज़ फायर ही उसको अगर हम कहें, हम उसको इंटरप्रेट ऐसे कर रहे हैं कि उनकी हिम्मत नहीं होगी। लेकिन बहरहाल सर, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर दौरान जंग अगर कोई एयर चीफ इस तरह की बात कर रहा है तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है दूसरे मुल्क के लिए? वो किस तरह से इसको समझता है कि क्या मुद्दा क्या है, कहना क्या चाहते हैं वो? देखिए, बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स चीफ 2003 से मुसलसल ये बात कर रहे हैं। हर साल इंडियन एयर चीफ का ये बयान आता है कि हमारे पास 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, लेकिन हमारे पास 31 हैं। दूसरा, वो हमेशा ये कहते हैं कि हमारा जो इंडिजिनस प्रोजेक्ट है तेजाज का, वो बहुत स्लो है कंपेयर टू JF-17 जो पाकिस्तान का है। तो हमारी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है 42 स्क्वाड्रन की, क्योंकि वो दो फ्रंट को देखते हैं, चाइना और पाकिस्तान को, उसके हिसाब से बहुत कम है। इंडिया के अंदर ये हमेशा से ख्वाहिश रही है, जो कि गलत नहीं थी, जिसको वो स्वदेशी का नाम देते हैं, कि सेल्फ रिलायंस के हम खुद चीजों को बनाएं। अब ये जो एयर टेक्नोलॉजी या जो एडवांस वेपनरी है, ये अब 5th जनरेशन से 6th जनरेशन की तरफ जा रही है। ये बहुत ज्यादा एडवांस है, जो अभी इंडिया के लिए इंडिजिनसली इन चीजों को बनाना अभी उसके लिए बहुत मुश्किल है। और वो जगह जगह इसके बीच में वो स्टम्बल कर जाता है। मतलब वो बड़ी मुश्किल से 2005 से लेके 13 तक या 14 तक वो मुश्किल 10 सू जहाज जो थे, जिसकी फुल किट रशिया से आती थी, उसको इस्तेमाल कर पाते थे। तो यानी उनके लिए ये कहना जरा इजी है, हालांकि उनको बहुत ज्यादा इजराइल की सपोर्ट है, फ्रांस की है, बहुत सारे कंट्रीज की है। लेकिन इंडिजनाइजेशन जो है वो इतनी इजी नहीं होती है। तो इसलिए उनके एयर चीफ
कोई उन्होंने फर्स्ट टाइम बात नहीं की, वो मुसलसल हर साल ये बात करते हैं, जो उनकी बात शायद किसी हद तक जायज भी है, क्योंकि वो इंडिया में एक्विजिशन प्रोसेस बहुत स्लो है। ये राफेल जो अब आए हैं, ये 2003 से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, और आप देखें कितनी देर के बाद जाके ये मटेरियलाइज हुआ है। सो उनके एक चीज को पता है कि जब वो नेक्स्ट जनरेशन जहाज की बात करेंगे, अगर पाकिस्तान के पास J-31 आ गया तो उसको आते आते भी 15-20 साल लग जाएंगे, तो इसलिए वो इन चीज़ों को इस स्टेज पे और ज़्यादा कहना चाहिए। ठीक हो गया सर। एक मैं चाहूँगा कि कंक्लूड आप इस तबसरे के साथ करें कि साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब जो जनरल हैं और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया राइटर्स को, और उन्होंने बड़ी सिग्निफिकेंस थी उस गुफ्तगू की सारी। उन्होंने कहा कि जी हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक लकीर अबूर कर चुके हैं, और वो लकीर थी एक दूसरे की सरहद अबूर ना करना। इससे पहले जो स्ट्राइक्स हुई वो उन इलाकों में होती रही जो मतनाज़ा है, जिसके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट है, जो कश्मीर की बात वो कर रहे थे। लेकिन अब जो है वो हमने एक दूसरे की बैनुल-अक़वामी सरहद को अबूर किया है, यानी कि एक नया सिनेरियो खित्ते के अंदर आ गया। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी अगर जो है वो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगी, कोई बैठ के बातचीत का मौका नहीं बनाएगी, तो ये आगे हालात मज़ीद ख़राब होंगे। तो सर खित्ते का फ्यूचर आप क्या देखते हैं इस सारे सिनेरियो के अंदर, कि जो पाकिस्तान हिंदुस्तान एक लिमिट क्रॉस कर चुके हैं ना, मतलब आप समझ लें कि एक लिमिट्स होती हैं जो हमने खुद तय की होती हैं, जो आलमी कवानीन के मुताबिक होती हैं, वो लिमिट्स क्रॉस होने के बाद अब फ्यूचर क्या है सर इस पूरे एरिया का? बड़ा अच्छा आपका सवाल है, और मेरे ख्याल में सबसे गौर तलब बात भी यही है, और साहिर साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है कि अब हमें रुक जाना चाहिए जिस तरह हमने अब सरहदें अबूर करनी शुरू करती हैं। जैसे मैंने अपनी बात के स्टार्ट में आपसे कहा था कि कुछ एस्टेब्लिश फैक्ट हैं कि मिलिटरीली किसी भी मामले का इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में सोल्यूशन नहीं हो सकता। सो अगर सोल्यूशन मिलिटरीली नहीं हो सकता, तो फिर मैं जवाब में 4-5 गुजारिशात पेश करूंगा, जिसको मैं मतलब इंपॉर्टेंस वाइज करता हूँ। पहली तो ये बात है जो हमने इस कॉन्फ्लिक्ट में भी देखी कि जो DGMO लेवल की हम कहते हैं हॉटलाइन है, ये रिएक्टिव नहीं होनी चाहिए, ये रूटीन होनी चाहिए, बल्कि ऐसा बहुत, चूंकि न्यूक्लियर पावर है तो हमें इससे एक लेवल ऊपर का भी कांटेक्ट एस्टेब्लिश करना चाहिए, ताकि किसी भी मामले में इट इज टू रिस्की कि हमारा ये ना हो। दूसरा ये है कि हमें कंपोजिट डायलॉग शुरू करने चाहिए। कंपोजिट डायलॉग यानी कि जामे मुज़ाकरात, आप जानते हैं कि इसके अंदर सारे जो इश्यूज हैं उन पे एग्री हुए हैं पाकिस्तान और इंडिया, जिसमें टेररिज्म भी है, जिसमें कश्मीर भी है, जिसमें वाटर भी है, जिसमें ट्रेड भी है। तो मैं कहता हूं कि इस पे हम सॉफ्ट इश्यूज से स्टार्ट लें और फिर कोर इश्यूज की तरफ जाएं। यही वाहिद हल है इस खित्ते का। मतलब हम पहले जॉइंट प्रोजेक्ट्स जो हैं जिसमें ट्रेड भी आ सकती है, जिसमें हमारी कई चीजें, जिसमें हमारी स्ट्रेंथ है, कईयों में उनकी स्ट्रेंथ है। और ये याद रखें कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये बड़े कोई ख्वाब नहीं है, ये बड़े डिलीवरेबल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं। और ये जो मिलिट्री पोस्टरिंग से ज्यादा ये जो इकोनॉमिक होगा, ये ज्यादा अच्छा स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग एक्ट करेगी। इसके साथ साथ हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये मैसेज देना चाहिए कि वो हमारे तनाज़ात को बढ़ावा ना दें, बिकॉज उनके तो इंटरेस्ट में है कि हम वेपन्स लेंगे, बट हम एक मैड रेस में चले जाएंगे जिसका सिर्फ नुकसान दोनों खित्ते की आवाम को होगा। तीसरा, हमें बैक टू बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है वो जारी रखनी चाहिए, ताकि जब हमारी ट्रेड, हमारे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ये सारी चीजें एस्टेब्लिश हो, तो दोनों मुल्कों का माइंडसेट तैयार हो कि वो जो कोर इश्यूज हैं उस पर भी वो गिव एंड टेक करके करें। इंडिया को, पाकिस्तान को जो सिक्योरिटी पैरानोया है उनका प्रिज्म, उसी से देखते हैं, उससे खत्म करना चाहिए। पाकिस्तान को अपनी फॉल्ट लाइंस जो हैं वो देखनी चाहिए। तो जब हम इस तरीके से स्टार्ट लेंगे तो मेरे ख्याल में अल्टीमेटली जब हम कोर इश्यूज की बात करेंगे तो उस वक्त मुमकिन होगा कि हम उस पर किसी न किसी नतीजे पे पहुंच जाएं। अब आप हमें ये डिसाइड करना है कि हम साउथ एशिया को कैसे देखना चाह रहे हैं। क्या हम सॉफ्ट बॉर्डर देखना चाह रहे हैं? क्या हम चाह रहे हैं कि स्कूलों का बजट जो है बाकी बजट उससे बहुत ज्यादा हो? ये क्योंकि असल लीडर्स वो होते हैं कि जो जंग नहीं जीते बल्कि जंग अवॉइड करवा लेते हैं, बिकॉज जंग जीतना इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर। तो ये अब हमें इस चीज का डिसीजन लेना है कि जिस हम दुश्मनी के पुल को, क्या हम उस पुल को बिल्कुल तोड़ देंगे कि हम कभी भी उस पर ट्रैवल ना कर सकें, या हम उसको रखना चाह रहे हैं। और मेरे ख्याल में हमारा जो डेलीगेशन बाहर गया हुआ है वो यही काम कर रहा है, वो दुनिया को ये मैसेज दे रहा है कि कंपोजिट डायलॉग की तरफ आए। आप ये जो मैड रेस इंडिया स्टार्ट करने लगा है आर्म्स रेस की, उसकी तरफ न जाएं। और पाकिस्तान ने चूंकि बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, तो अब हमें एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट माना जाए, और जो NSG में एक इंडिया को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जा रही है, अब वो पाकिस्तान को भी उसी तरह
ट्रीट किया जाए। और कश्मीर का जो है ये कोर इशू है, अमन की कुंजी जो है इस खित्ते की वो कश्मीर के साथ है, सो उस इशू को रिजॉल्व जरूर किया जाए। सो दिस इज वेयर आई वुड लाइक। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर शाहिद अख्तर साहब मेरे साथ मौजूद थे। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि सेंस प्रिवेल करनी चाहिए और अमन की बात होनी चाहिए, क्योंकि जंग करना, एक दूसरे को मार देना, ये ना कभी मसले का हल रहा है, न इससे कभी रास्ता निकलता है। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।